जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपका इंटरनेशनल न्यूज फैक्ट्री में। आज मैं आपको एक ऐसे न्यूज बताने वाला हूं, एक ऐसा न्यूज बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान के लिए आपके मन में पता है कौन सा विचार आएगा? हमारा तो मन कहा था कि चिपका लिया अपने दिल से तोरे दिल का, लेकिन क्या करें, हमारे दिल के पास में अभी कॉल ही नहीं है। अब आप इस न्यूज को देखने के पश्चात यह बताइएगा कि आपके दिमाग में मोए मोए वाला विचार आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मोए 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 मोए। ठीक है, न्यूज यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कौन? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है, ये बकलवा, ये पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश में बुलाने के लिए इनवाइट किया है, एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अब आप ही बताइए, जो बंदा अपने देश के क्रिकेटरों को उस देश में नहीं भेज रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, तो इस देश का प्रधानमंत्री कैसे वहां पे जा सकता है? अब इस न्यूज को देखने के बाद हमको तो इतनी हंसी आई, आपको भी हंसना चाहिए इस प्रकार। देखिए, दरअसल बात यह है कि इस साल अक्टूबर के महीने में एससीओ की बैठक होने वाली है। इस बार की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास है, तो एससीओ की बैठक को आयोजित कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है ना कि जो उसमें आयोजन में जो आने वाले देश हैं, जो उसका स्थायी सदस्य है, जैसे चीन, रूस और भी देश हैं, इसमें इन सब देशों को न्योता भेज रहा है बुलाने के लिए। उसी के अंतर्गत उसने भारत के प्रधानमंत्री जो को भी न्योता भेजा है। अब उसे क्या पता कि भारत के प्रधानमंत्री उसके देश में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पर इस न्यूज को पूरा विस्तार से समझने से पहले आप लोग यह समझ लीजिए कि एससीओ होता क्या है आखिर में। एक कौन सा बैठक है जिसका आयोजन पाकिस्तान में हो रहा है, और एससीओ क्या है, इसके बारे में पहले डिटेल से जान लीजिए आप लोग। देखिए, एससीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे चीन और रूस के द्वारा मिलकर निर्मित किया गया है अमेरिका को काउंटर करने के लिए। इसके बहुत सारे सदस्य देश हैं। इसका निर्माण 2001 में हुआ था। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के बीजिंग शहर में है। अब देखिएगा, इसका पूरा नाम है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संघाई सहयोग संगठन। इसका नाम तो चीन के संघाई शहर के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इसका निर्माण जब हुआ था तो इसका निर्माण के समय जो बैठक हुआ था ना, वो चीन के संघाई शहर में हुआ था। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग शहर में है। इसके रूस और चीन द्वारा 2001 में निर्मित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इस संगठन की जो आधिकारिक भाषा है, जिसको मान्यता प्राप्त भाषा बोला जाता है, तो इसकी आधिकारिक भाषा रशियन और चीनी भाषा है। मतलब इसमें रशिया और चीन की भाषा यूज होती है, दूसरी भाषा यूज नहीं होती है। अब हालांकि भारत भी शामिल हो गया है, हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें भारत की भाषा हिंदी या फिर इंग्लिश को भी शामिल किया जाए इसमें। देखिए, कोई भी संगठन बनता है तो उसमें फैसले लेने के लिए उसमें बैठकें की जाती हैं। जैसे पहले होता है राष्ट्राध्यक्षों की बैठक, मंत्री लेवल की बैठक। तो इस प्रकार इसमें 3 प्रकार के सिस्टम है। देखिए, इसमें भी 3 सिस्टम है। एक का नाम है एचएससी, मतलब दी हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, इसका पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर है वो चाइना में है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष लेवल की बैठक होती है, इसमें कोई मंत्री लेवल की बैठक नहीं होती। इसमें जो भी देश इसके पूरा स्थायी सदस्य है, उसके राष्ट्राध्यक्ष जाके किसी एक देश जो कि अध्यक्षता कर रहा होता है उसमें जाकर बैठक करते हैं, तो इसे एचएससी कहते हैं। अब दूसरा है इसका एससीओ सचिवालय, जिसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग में भी है। और तीसरा है आरएटीएस, जिसका पूरा नाम है द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। मतलब इसमें जो इस रीजन का, एशिया रीजन का एंटी टेररिस्ट के लिए जो इसमें मुहिम चलाया जाता है, उसको इसी के अंतर्गत आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद में है, जो कि उज्बेकिस्तान में है। एससीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अतः इसमें अंतर्राष्ट्रीय देश भी होंगे। तो इसमें जब इसका निर्माण हुआ था ना, तो उस समय इसमें 6 देश शामिल थे। तो इसमें 6 देश कौन थे? एक तो रूस था, एक तो चीन था, फिर उसमें उज्बेकिस्तान था, ताजिकिस्तान था, कजाकिस्तान था और किर्गिस्तान था। ये 6 देश है। ये जो 6 देश है ना, ये इसके निर्माण के समय उसमें थे, लेकिन बाद में इसमें एक्सपेंड करके इसमें और देशों को जोड़ा गया, क्योंकि किसी भी संगठन को एकदम छोटा नहीं बनाया जाएगा। जब वो अंतरराष्ट्रीय संगठन है तो उसमें और भी देशों को जोड़ना जरूरी होता है। तो इसी के अंतर्गत इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है, इस एससीओ संगठन को बढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत इसमें रुचि रखने वाले एशिया रीजन के पावरफुल देशों को जोड़ा जा रहा है। इसी के अंतर्गत भारत को भी जोड़ा गया है। भारत पहले इसका सदस्य नहीं हुआ करता था। जून 2017 में जब बैठक हुई कजाकिस्तान में, तो उस समय उसके आस्ताना शहर में जो बैठक हुई थी ना, वहां पे भारत को इसका पूरे सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ, और वहां से इसने भारत पूर्ण रूप से उसमें उसके सभी बैठकों में शामिल होना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इसमें और देश भी जुड़े हैं, तो इसमें इस देशों की संख्या 9 हो गई है। पहले जो इसमें 6 देश थे, उसमें थे रूस था, चाइना था, तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, कजाकिस्तान था और किर्गिस्तान था। लेकिन इसमें जो 3 और देश जुड़े हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान और ईरान।
देखिए जब इसमें जोड़ा गया ना तो भारत भी जुड़ा। अब चूंकि इस संगठन में चाइना था तो भारत के दबदबे को तो देख नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को भी जुड़वाया कहा कि उसने, और कहा कि भारत को तभी एंट्री मिलेगी जब पाकिस्तान भी आएगा। तो अब रूस भी था, उसको ओरिस में था ना, तो वो भी कूटनीति में था तो वो मान गया, और इस तरह भारत और पाकिस्तान को एंट्री मिली। तो सबसे लेटेस्ट एंट्री इसमें हुई है ना वो ईरान की हुई है। ईरान अभी जब पिछले साल गोवा में 2023 गोवा में जब हम लोग के वहां आयोजन हुआ था ना, उसने वह पूर्ण अस्थायी सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट किया था। एकदम फर्स्ट टाइम इसमें पूरे सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट किया था। तो इस प्रकार से वह सबसे लेटेस्ट एंट्री हुई है इसमें ईरान की एससीओ में। अब इसमें और भी देश चाह रहे हैं कि हम भी एंट्री कर लें। तो इसमें जो एंट्री करने वाले देश है ना, पहले उनको वैसे ही उसमें जोड़ा जाता है अस्थायी सदस्य के रूप में। लगभग कुछ सालों के बाद उनको जब देखा जाता है कि हाँ इसमें इंटरेस्ट है, इससे जुड़े मुद्दों में इंटरेस्ट है, तो फिर उनको अस्थायी सदस्य का दर्जा दिया जाता है। तो अस्थायी सदस्य में इसमें इंटरेस्ट रखने वाले 3 मजबूत दावेदार हैं। एक तो है मंगोलिया, एक है बेलारूस और एक है अफगानिस्तान। तो काफी लंबे समय से इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं और वो अस्थायी सदस्यता पाने के लिए रुचि रखने वाले देश हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें इतनी जल्दी से अस्थायी सदस्यता मिल जाती है? ऐसा नहीं है। इसमें अस्थायी सदस्यता पाने के लिए पहले इसका सबसे पेचीदा नियम यह है ना कि इसमें अस्थायी सदस्यता पाने के लिए जो पहले से इसमें अस्थायी सदस्य हैं उन सबका सहमति होना जरूरी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूएनएससी में, जो कि इंटरनेशनल संस्था वो भी है जिसमें 5 देशों के पास वीटो पावर है। भारत के पास तो वीटो पावर है नहीं। भारत जब भी वीटो पावर लेने के लिए जाता है तो चीन उस पर वीटो करके रोक देता है। उसमें जो भी प्रस्ताव लाया जाता है उस पर रोक देता है। लेकिन उसमें भी नियम है कि यदि किसी को वीटो चाहिए तो जिन 5 देशों के पास अभी वर्तमान में वीटो है उपस्थित है, उन देशों का सहमति होना जरूरी है। तो इस प्रकार एससीओ में भी यही नियम है कि अगर कोई नया देश का अस्थायी सदस्य का मान्यता दिया जाएगा तो इससे पहले जो इसमें अस्थायी सदस्य हैं उनको यह सहमति होना जरूरी है कि जो ये देश आ रहा है उससे सभी लोग सहमत हैं, तब जाकर के उसको अस्थायी सदस्य के रूप में दर्जा मिलता है। बात किया जाए एससीओ संगठन के पावर की, तो एससीओ संगठन वाला जो देश है ना, ये पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसका 40% होल्ड है एससीओ जो अस्थायी सदस्य हैं वर्तमान में। इतने लोग 40% जो पॉपुलेशन है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है भारत और चाइना दोनों इसमें उपस्थित है। तो दुनिया के 40% जो पॉपुलेशन है उसको एक एससीओ समिट में अस्थायी सदस्य वाले देश होल्ड किए हुए हैं। बाकी यदि बात की जाए जीडीपी के मामले में, तो दुनिया की जितने भी जीडीपी है उसका 20% हिस्सा इन एससीओ देशों के से ही आता है। और यदि देखा जाए भूभाग जियोग्राफिकली देखा जाए, भूभाग को देखा जाए, तो दुनिया में जितने भी देश हैं उनके पास जितने भी भूभाग है उसका 22% हिस्सा इन एससीओ देशों के अस्थायी देशों के पास है इस समय। तो सोचिए एससीओ जो है ना एक बहुत बड़ा संगठन बनकर उभरा है। ऐसे अमेरिका को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वैसे तो इसमें बहुत मुद्दा उठाया जाता है, जैसे ट्रेड, रीजनल टेररिस्ट या फिर बॉर्डर इश्यूज, इस तरह के मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं। इसको हल भी किया जाता है। इसी का भारत अपने हितों के लिए ही उसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें बॉर्डर इशू और जो भी टेररिस्ट से जुड़ा मुद्दा है वो इसमें उठाया जाता है। तो भारत इसी के प्रति रुचि दिखाते हुए इसमें शामिल हुआ था और अभी भी इसमें सदस्य बना हुआ है। भारत का कोई अमेरिका विरोधी जाने का वो एम नहीं है इसमें। अब यदि बात किया जाए कि इसका मेजबानी कैसे किसके पास जाता है, तो देखिए जो इसमें अस्थायी सदस्य है ना वो बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसकी मेजबानी करते हैं, सभी देशों को इनवाइट करते हैं और उन लोगों को बुला करके और अपने यहाँ बातचीत जो भी होता है वो बातचीत पूरा किया जाता है उसमें। जैसे कि आपने पिछले साल देखा कि भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी 2023 में। तो 2023 में भारत ने इसको वर्चुअली आयोजित किया था। मोदी जी ने इसको वर्चुअली संबोधित किया था, वर्चुअली आयोजित किया था। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें वर्चुअली भाग लिया हुआ था। उसमें पाकिस्तान अभी सोचा भी नहीं था कि वो आएगा कि नहीं आएगा। उससे पहले भारत ने वर्चुअली आयोजित करने की घोषणा कर दी थी। इस बार इस एससीओ समिट की जो अध्यक्षता है ना वो पाकिस्तान के पास है। क्या है कि एससीओ में जो सीएचजी आता है, जो कि इसका दूसरा सबसे पावरफुल सिस्टम है जिसमें बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, तो ये दूसरा सबसे पावरफुल सिस्टम की अध्यक्षता इस बार जो है पाकिस्तान कर रहा है एससीओ की। तो वो उसकी अध्यक्षता के लिए जितने भी एससीओ देशों के मेंबर है, जो अस्थायी मेंबर हैं उसके, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट कर रहा है, अपने वहां पे बुला रहा है। उसी के अंतर्गत उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया। देखिए उसने भारत के प्रधानमंत्री को तो बुला दिया है, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। हो सकता है कि वो अपने जगह पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कोई चाहिए वहां पे, तो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हो सकता है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को वहां पर भेज देंगे। हालांकि यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। जैसे ही 15-16 अक्टूबर इसकी बैठक का दिन नजदीक आते जाएगा, वैसे वैसे वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को बहुत ही ज्यादा इसको हाईलाइट करेंगे।
क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री है ना, वो किसी भी एससीओ बैठक को जल्दी स्किप नहीं करते हैं। हालांकि इसमें एक अपवाद यह है कि अभी पिछले साल जो बैठक हुआ था कजाकिस्तान में, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने स्किप किया था। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि उस समय जुलाई का महीना था, हमारे देश में संसद सत्र चल रहा था। तो संसद सत्र में जारी डोमेस्टिक पार्टियों के द्वारा संघर्ष के कारण उसको स्किप कर दिए थे। लेकिन उसके स्थान पर अपने प्रतिनिधि के रूप में एस जयशंकर साहब वहां पे गए थे। एस जयशंकर साहब ने, जैसा कि आप लोग न्यूज में देख सकते हैं, न्यूज को देख लीजिए कि इस न्यूज में वहां पर एससीओ में एस जयशंकर साहब गए थे और उसमें अपने देश का प्रतिनिधित्व किए थे और उस यात्रा को पूरी करके भारत में लौट कर आए थे। तो इस प्रकार मोदी जी ने उस एससीओ बैठक में भी अपने न जाकर स्किप तो किया था, लेकिन अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा था। अब यदि देखा जाए कि जो सीएचजी बैठक है, इसमें परंपरागत रूप से भारत के से कौन जाता है, तो देखा जाएगा कि परंपरागत रूप से भारत से कोई ना कोई मंत्री ही इस बैठक में शामिल होता है। तो इस बार भी हो सकता है कि भारत की तरफ से कोई मंत्री ही शामिल होगा, राष्ट्राध्यक्ष नहीं शामिल होंगे हमारे देश के, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, मोदी जी की पाकिस्तान यात्रा केवल इसलिए कैंसिल नहीं की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट फैलाता है और उसने पीओके पर कब्जा करके रखा हुआ है। इसके अलावा भी यदि इंटरनेशनल कूटनीति के नजरिए से देखा जाए ना, तो भी आने वाले समय में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री बहुत कम ही एससीओ में शामिल होगा। हो सकता है कि अधिक से अधिक वह अपने मंत्रियों को भेजे और उसको स्किप करे, भारतीय राष्ट्राध्यक्ष इसमें कम ही शामिल होंगे। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि देखिए, जो एससीओ और एक ब्रिक्स जो एक संगठन है ना, एक चीन का दबदबे वाला संगठन है। आप तो देख ही सकते हैं कि इसके जो दोनों हेडक्वार्टर है ना, वो क्रमशः बीजिंग और शंघाई में उपस्थित है, और एससीओ और ब्रिक्स के। तो इन दोनों पे चीन का दबदबा है। इसमें फंडिंग भी चाइना ही करता है, मैक्सिमम इसका फंडिंग चाइना करता है। इसमें चीन के हित जुड़े हुए हैं बहुत सारे, जैसे पश्चिमी देशों को काउंटर करना, अमेरिका को काउंटर करना, अपने बीआरआई प्रोजेक्ट को आगे ले जाना। इसका समर्थन भारत कभी भी नहीं करता। भारत अपने हितों के लिए उसमें जुड़ा है, वैसे हितों के लिए उसमें जुड़ा रहता है हमेशा। तो इस प्रकार भारत इन संगठनों में जुड़ा तो है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे इसमें भारत के विपरीत भी हैं, अमेरिका के विपरीत भी हैं। तो जो भारत है ना, इस समय भारत के रसिया से भी अच्छे संबंध है, अमेरिका के भी अच्छे संबंध है। तो भारत ना ही रसिया से दुश्मनी ले सकता है और ना ही अमेरिका से दुश्मनी ले सकता है, क्योंकि इस संगठन को, एससीओ और ब्रिक्स संगठन को रूस और चीन ने मिलकर बनाया हुआ है, जिसमें भारत को शामिल किया गया है एज ए रीजनल कंट्री ऑफ एशिया। भारत यह कभी नहीं चाहेगा कि वो इन दोनों देशों के विरुद्ध जाए, क्योंकि अधिकतर भारतीय हथियार इन्हीं दोनों देशों से खरीद कर आ रहे हैं। रूस से भी काफी बड़े मात्रा में हथियार भारत खरीदता है और अमेरिका से भी अपाची हेलीकॉप्टर वगैरह खरीदता है, और इन दोनों देशों से ट्रेड भी बहुत ज्यादा होता है इंडिया का। तो इंडिया इन दोनों देशों से कभी भी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा, और ना ही भारत इस संगठन से बाहर होना चाहेगा, क्योंकि इसमें भारत के हित भी जुड़े हैं। इसमें आतंकवाद जैसे मुद्दे उठते हैं, बॉर्डर इशू जैसे मुद्दे उठते हैं, और फिर दूसरे देशों की संप्रभुता की रक्षा करना वाले मुद्दे भी उठते हैं। तो इस मुद्दे से भारत के ये रुचि है कि हो सकता है आगे चलकर एक पीओके वाले इशू को भी शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है। तो इस बार भारत अपने हितों के लिए इसमें जुड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो देखा जाए ना, तो भारत क्वाड में भी जुड़ा है, जिसे चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बनाया हुआ है। तो भारत क्या है ना, पश्चिमी विरोधी गुटों में भी जुट गया है, और इधर एशिया रीजन में जो गुट बन रहे हैं इसमें भी जुट गया है। लेकिन भारत तो शुरू से ही गुट निरपेक्षता का नीति का पालन करता है। तो इसलिए भारत की कूटनीति के लिए आने वाला समय काफी संघर्षफुल होने वाला है, क्योंकि इधर अमेरिका जो इसमें एससीओ का विस्तार किया जा रहा है, इसमें प्रेशर डाल रहा है। क्या हो रहा है ना कि एससीओ और ब्रिक्स जो संगठन है, वो कई एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में जो एससीओ है और जो ब्रिक्स है, इन दोनों संगठनों को मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाया जा सके, ताकि वो यूएन, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी को, उसको चुनौती दिया जा सके, क्योंकि उसमें पूरे पश्चिमी देश भरे हुए हैं और वो किसी भी प्रस्ताव को पास नहीं करने देते और किसी पे भी सैंक्शन आसानी से लगवा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बचने के लिए एक नया संगठन की तैयारी किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में यूएनएससी को चुनौती दिया जा सके। भारत के विदेश मंत्री को भी आप कई बार कहते सुन चुके होंगे कि या तो भारत को वीटो दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में यूएनएससी की मान्यता ही कम हो जाएगी, उसको मानने वाले बहुत ही कम देश बच जाएंगे। तो भारत का भी प्लान यही है कि जो नया यूएनएससी के तौर पर जो एससीओ और ब्रिक्स को मर्ज करके बनाया जाएगा, उसमें भारत शामिल हो। इसलिए भारत इसमें से निकल नहीं सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें जैसे जैसे नए देश शामिल होते जाएंगे, वैसे वैसे अमेरिका का चिंता बढ़ते जाएगा। अमेरिका लोगों को धमकियां दे रहा है, जो छोटे छोटे देश उनको धमकियां देगा, उनसे जाकर बात करें कि इसमें शामिल ना हो,
क्योंकि इससे अमेरिका का हित प्रभावित हो रहा है। तो अमेरिका पूरा प्रयास करेगा इस संगठन को तोड़ने के लिए, इस जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है इसको बिगाड़ने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए। तो इसलिए अमेरिका इसमें जो शामिल देश हैं या फिर जो शामिल होने वाले, शामिल होने की रुचि रखने वाले देश हैं, उन पर दबाव डाल रहा है। तो ऐसे ही वो भारत पे भी दबाव डाल रहा है। जैसे आपने अभी देखा, जब भारत ने रूस से तेल खरीदा तो भी काफी दबाव पड़ा था अमेरिका की ओर से, पश्चिमी देशों की ओर से। तो इस प्रकार का दबाव इसमें शामिल होने के बाद भी भारत पे पड़ेगा। तो यही कारण हो सकता है कि आने वाले समय में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने इस बैठकों में शामिल न होकर के अपने मंत्री लेवल, किसी विदेश मंत्री या फिर किसी अन्य मंत्री को इसमें प्रतिनिधि करने के लिए भेज दिया जाएगा। अब आने वाले समय में देखना होगा कि भारत के जो कूटनीति विशेषज्ञ हैं या जो कूटनीति बनाते हैं, जिससे हमारे देश की कूटनीति चलती है, तो देखना होगा कि किस प्रकार की कूटनीति हमारे देश को इस सब समस्याओं से पारे लाते हैं। ऐसे भारत को इस सब काम का बहुत ही अनुभव है। भारत हमेशा से ही दो धारी तलवार पे चलकर भी अपने कूटनीति को साबित करके दिखाया है। भारत की जो कूटनीति है और इस समय प्रसिद्ध ही इसीलिए हुई है कि इसने हमेशा दो पावरफुल कंट्री को हमेशा बैलेंस करके चला है, गुट में रहते हुए भी गुट निरपेक्षता का नीति का पालन किया है। इसी के कारण भारतीय कूटनीति पूरे विश्व में विख्यात है। अभी तो आपने हाल ही में देखा ही होगा, जब मोदी जी ने यूक्रेन की यात्रा किया था और एक महीने के अंदर ही रशिया का भी यात्रा किया और यूक्रेन का भी यात्रा किया, जो परस्पर बहुत ही कट्टर झगड़ालू देश है, जो इस समय झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, परस्पर कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। इसके पश्चात भी मोदी जी ने मात्र एक महीना के अंदर इन दोनों देशों को यात्रा किया और अपने कूटनीति को साबित करके दिखाया है। तो इस प्रकार भारत को बहुत सारा अनुभव है कूटनीति चलाने का। भारत की कूटनीति ने हमेशा इन सब अग्नि परीक्षा से अपने को पार किया है, अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को साबित किया है। तो आपको क्या लगता है भारत की कूटनीति के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हम यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जरा ऐसे जोर से हंसते रहिएगा।